अगले महीने बढ़ जाता था। यहाँ पर चिंताएं बढ़ रही है लक्ष्मण। अभी भी खबर आई है, आईआईपी के डेटा आ गए हैं। यहाँ पर जून में आईआईपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ -2.2% रही है। यहाँ पर सीएनबीसी आवाज का अनुमान था, जिसका भी अनुमान था कि -0.5 यानी आधे % कम रहेगी यहाँ पर, लेकिन आंकड़े सारे अनुमान से और भी खराब नजर आ रहे हैं। 2.2% से घटी है इंडस्ट्रियल आउटपुट जून के महीने में, ग्रोथ -2.2% रही है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट की भी यही राय थी कि काफी नेगेटिव डेटा आएगा। ये बाजार के बंद होने के बाद डेटा आए हैं, इसलिए बाजार पर इस तरह का इम्पैक्ट इस वक्त नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि काफी खराब आंकड़े हैं और उम्मीद से भी खराब आंकड़े हैं। ग्रोथ -1.6 के मुकाबले जो पिछले साल था, इस महीने जून के लिए -2.2% की ग्रोथ आए हैं। इससे साफ हो रहा है कि इस साल की पहली वित्तीय साल की पहली तिमाही में जो पूरे आंकड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो भी काफी खराब आएंगे। इससे भी इसका अंदाजा साफ नजर आ रहा है। जैसे जैसे और डेटा आती है इस पर हम आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इन्फ्लेशन की भी डेटा हमारे साथ सामने आ रही है। जुलाई में सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट 9.64% रहा है। यहाँ पर इन्फ्लेशन की डेटा भी रिलीज की गई है, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट बता दें। कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट 9.64% रही है, 9.64% रही है। यहाँ पर जून में 9.87% की रही थी इन्फ्लेशन डेट यानी कंबाइंड इन्फ्लेशन 9.7%, 9.7% की नजर आ रही है। रूरल इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर जो डेटा नजर आ रही है 9.14%, इसके बनाम 9.63% जून के महीने में। अर्बन इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर ज्यादा बढ़त नजर आ रही है इसमें, जैसे कि आमतौर पर दिखता है। 10.26% की इन्फ्लेशन रेट बनाम 10.13% की इन्फ्लेशन आ रही है। यहाँ पर दो किस्म के आंकड़े जारी कर रही है सरकार, लेकिन जिस आंकड़े पर सबकी नजर रहेगी खास तौर पे वो है आईआईपी आंकड़ों पर, जहां पर 2.2% से घटा है ग्रोथ आईआईपी आंकड़ों में इस बार। डीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए, और साथ में इनके पास पहले चलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। साथ में कासा इन्वेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर भी मौजूद हैं। शर्मा साहब, पहला टेक आपका। आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं, कई अनुमान रहे थे, सब अनुमान से खराब नजर आ रहे हैं, -2.2%। जी हाँ, मेरे ख्याल से जो एग्रेसिव नेगेटिव अनुमान लगाए जा रहे थे वो भी करीब 1.5 से 2% नेगेटिव तक के अनुमान थे, तो उससे भी थोड़ा ज्यादा -2.2% जो है वो आंकड़ा आया है, जो मेरे ख्याल से निराशाजनक है। और ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ओवरऑल एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर लगातार सुस्त होती जा रही है। इंटरेस्ट रेटें जो है वो और टाइटनिंग करती गई है, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है आईआईपी के अंदर रिलीफ मिलने की संभावना कम लगती है। यहाँ पर कुछ और डेटा आ रही है, इस पर अभी आपको बता दें, फिर हम सिद्धार्थ के पास चलते हैं। जून में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ -4.1% रही है, यानी 4.1% से घटी है। साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं जून में, वो 2.2% से घटे हैं, 2.2% से घटे हैं बनाम पिछले साल के 3.2% के। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ जो पिछले महीने के आंकड़े आए थे, उसमें सिर्फ एक जो सिल्वर लाइनिंग थी, जहां पर कुछ अच्छी खबर नजर आ रही थी, वो थी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रोथ भी 0 पर है। सिद्धार्थ, आप क्या कहते हैं, इन आंकड़ों से कितनी खराब सूरत है? हमें पता था खराब हाल है, लेकिन यहां पर ये दर्शा रहा है कि इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है। आई थिंक देखिए, जो नंबर्स आए वो मोस्टली एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। देखिए 1.6 के करीब अंदाजा था, बट जिस आप देख रहे हैं जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हो के नंबर्स आए हैं, कार सेल्स की जो ग्रोथ आई है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ के नंबर्स थे, उनसे ये तो लग रहा था कि काफी खराब रहेगा। पर देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड कि 1.6 की रेंज में रहेगा, 2.2 हो गया। आई थिंक थोड़ा सा सीजनल इफेक्ट भी होता है चीजों का, तो डेफिनेटली इससे खराब तो है ही, बट दिस वाज अनएक्सपेक्टेड लाइंस, कोई नई चीज नहीं आई है इसमें सामने। जी, देखने वाली चीज ये होगी कि कैपिटल गुड्स कैसे मूव किए हैं। ये आंकड़ा है मेरे पास, कैपिटल गुड्स की बात ही मैं कर रही थी। जून में कैपिटल गुड्स की ग्रोथ -6.6% रही है बनाम पिछले साल के 27.7% का। ये फिगर आया कैपिटल गुड्स के लिए, सिद्धार्थ। तो कैपिटल गुड्स एक्चुअली ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, बिकॉज अगर कैपिटल गुड्स का नंबर इतना पुअर है, जो आप कह रहे हैं 6.5% के करीब नेगेटिव है, वो ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव नहीं है फ्यूचर के लिए, और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है।
तो गोइंग फॉरवर्ड भी कोई बहुत उम्मीद नहीं कह सकते हम कि ग्रोथ की आने वाले समय में कोई बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स एक ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, बाकी चीजें फिर भी कंट्रोलेबल रहती हैं, बट कैपिटल गुड्स एक ऐसी चीज है जो इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं जिसका इम्पैक्ट आता है। तो ये इंडस्ट्री के पैसिवनेस को या इंडस्ट्री की पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को दर्शा रहा है मेरे हिसाब से। स्लगिशनेस जो बन रही है इंडस्ट्री में वो भी दर्शा रहा है। कुछ और आंकड़े हम आपके पास शेयर करें, फिर चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। जून के महीने में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ में 10.5% की गिरावट रही है बनाम पिछले साल के 9.1%। यहां पर सालाना आंकड़े भी हम आपको साथ साथ में बता रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो है 1.1% से बढ़े हैं बनाम पिछले साल के 0.9%। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में 5% की ग्रोथ नजर आ रही है। यहां पर थोड़ा सा एक अपटेक, एक बेहतरीन ग्रोथ नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो मई का आंकड़ा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो 1.6% नेगेटिव था, -1.6%, उसे रिवाइज करके -2.8% तक आ गया। तो ये सारे ताजा आंकड़े आपके स्क्रीन पर, यहां पर राय ले लेते हैं हमारे जानकारों की। शर्मा साहब, किस तरह से मार्केट्स इस नंबर्स को देखेगा? जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे कि ज्यादा तौर पे एक्सपेक्टेड था, शायद कैपिटल गुड्स का नंबर थोड़ा चिंता जताने वाला है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा पुअर ही आया है। और जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, डेफिनेटली कैपिटल गुड्स जो है कंसर्न है, लेकिन कैपिटल गुड्स हमेशा जो है लंपी होता है, उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो जो है वो लंपी होते हैं और वो कोई सीक्वेंशियल नहीं होते, तो सीक्वेंशियली उनको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी नंबर है वो डेफिनेटली नेगेटिव ही है कि पिछले महीने के -2.7 के मुकाबले इस महीने -6.6% आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है स्लो हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, और ये एक कंसर्न की बात है। ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये कोई आशाजनक आंकड़े नहीं है और लगातार जो है वो निराशा ही देंगे मार्केट को। सिद्धार्थ, क्या ये ट्रेंड आप आगे के लिए देखते हैं? क्योंकि जाहिर है मंथ ऑन मंथ देखते हुए इस पूरे वित्तीय वर्ष में भी और कैलेंडर ईयर की शुरुआत से भी देखते हुए कि एक स्लो डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या इस वक्त जो कैपिटल गुड्स का आंकड़ा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है? डेफिनेटली, देखिए, कैपिटल गुड्स एक इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो हम आंकड़े देखेंगे उसमें मेरे को तो नेगेटिव व्यू ही लग रहा है आईपी नंबर्स में और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में। सिर्फ एक जो सिल्वर लाइनिंग मेरे को लग रही है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के नंबर्स थोड़ा से स्टेबल रहे हैं। ऑफ कोर्स गिरे हैं बट फिर भी स्टेबल हैं, ज्यादा सब्सटैंशियल फॉल नहीं आया है। तो वो एक स्लाइटली सिल्वर लाइनिंग है जिससे थोड़ा सा इंडस्ट्री को शायद क्यों मिल जाए कि ठीक है, अभी जो लेवल चल रहा है अभी कंजम्पशन का उस लेवल पे चलता रहेगा। तो दैट इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग जो मेरे को दिख रही है एज ऑफ नाउ। जी, और यहाँ पर हम बता दें कि ताजा आंकड़े आए हैं। वित्त मंत्री अब बात करेंगे इन आंकड़ों के बारे में, वो इसका ऐलान करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। चलिए जी। We think that the concern needs to be addressed up front, and therefore the statement has been made. Please recall that in 2011-12, we had a current account deficit of $78.2 billion US. And when we financed it, we had to draw down reserves to an extent of US $12.8 billion. But last year, although we had a larger current account deficit, it went up from $78.2 billion to $88.2 billion. We not only financed it fully and safely, we actually added US $3.8 billion to the reserves. So the record of this government in financing the current account deficit in the last financial year has been good. Nevertheless, there is genuine concern about how we will finance the current account deficit this year. चलिए, यहाँ पर तकनीकी वहां पर डिफिकल्टी, लेकिन जैसे ही वो लाइन ठीक हो जाती है हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। वित्त मंत्री का जो बात कर रहे हैं इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने की, वो बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। 5.3 in the budget indicated it will be 5.2
but actually we've done much better at 4.9% of GDP. Likewise, for the current account deficit, I'm committing to certain numbers, and we are confident that we can achieve these numbers. If you will look to the end of the statement, we have said that as against last year's current account deficit of 88.2 billion, we will be able to contain this year's current account deficit at about 70 billion. You're perhaps wondering how we arrive at these numbers. RBI, Government, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Petroleum and Natural Gas have worked on these numbers for several days. In a business as usual scenario, the current account deficit is likely to be. चलिए यहाँ पर कुछ खराबी, यहाँ तकनीकी खराबी उस लाइन में, लेकिन आपको बताएंगे क्या हाइलाइट्स है। वित्त मंत्री की कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट की चिंता बनी हुई है और जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो उनकी चिंता को कुछ कम करने वाले नहीं है। IIP के आंकड़े यहाँ पर आए हैं और सारे अनुमानों से खराब 2.2% घटी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में इस महीने, जून के महीने के आंकड़े हैं। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी आए हैं और यहाँ पर महंगाई कुछ हद तक बढ़ी है, लेकिन ज्यादा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। एक आंकड़ा जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है चिंता जो जताती है, जिससे खतरे की घंटी शायद बजती हुई सुनाई देती है, वो है कैपिटल गुड्स में जिस तरह की प्रोडक्शन घटी है 6.6%, यानी करीब 6.5%। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। आपने सुना कुछ हद तक सिद्धार्थ, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस साल जो करंट अकाउंट गैप है वो $70 बिलियन तक हम रख पाएंगे, कई दावे वो कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश है वित्त मंत्रालय की और सरकार की कि हालात को सुधारे, इस स्थिति में वो कितना और मुश्किल हो जाता है। देखिए, IIP के नंबर्स जो इंडस्ट्री की डाउन ट्रेंड चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट भी उससे अवेयर है। रूपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी गवर्नमेंट उससे अवेयर है। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन इन्फ्लोज के मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि बात हो रही है कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दें लोग गोल्ड और सिल्वर पे, और कुछ मेजर्स लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, तो मेरे हिसाब से अगर रूपी थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाता है तो शायद हमारी एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। तो फीजिबल है कि $88 बिलियन से $70 बिलियन हो जाए। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट अफेयर नहीं होगा ये गवर्नमेंट के लिए करना 88 से इसको 70 लाना, बट सर्टन बेसिक मेजर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर लेना चाह रहे हैं, आई थिंक अगर वो ले लिए जाते हैं अगले कुछ हफ्तों में तो डेफिनेटली आई थिंक कंटेन हो जाएगा हमारा CAD। यहाँ पर वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खबरें भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका क्या अनुमान है गोल्ड इंपोर्ट्स का इस साल। याद कीजिए CNBC आवाज की खबर सूत्रों के हवाले कि गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी 10% तक बढ़ाई जाएगी, यानी 2% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर P चिदम्बरम कहते हुए कि FY14 में यानी इस वित्तीय साल में गोल्ड का इंपोर्ट 850 टन रह जाएगा। पिछले साल ये 950 टन था, तो काफी यहाँ पर गिरावट की आशा वो कर रहे हैं। जीडी शर्मा हमारे साथ है। शर्मा साहब, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इन आंकड़ों को? देखिए, जो IIP के आंकड़े हैं वो तो डेफिनेटली जो है वो नेगेटिव हैं और अच्छे नहीं है, उसको मार्केट पॉजिटिवली नहीं लेगा। और पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स के जो आंकड़े हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आगे भी स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। इन्फ्लेशन के जो CPI के आंकड़े आए हैं वो डेफिनेटली जो है वो ठीक हैं, अभी स्टेबल जैसा लग रहा है इन्फ्लेशन, और आगे जाकर के ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का इस बार मानसून है उसके चलते आगे जाकर के फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो सकता है, और वो अगर कम होता है तो डेफिनेटली ओवरऑल जो आंकड़े हैं इन्फ्लेशन के वो भी कम होंगे। अब जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का सवाल है, गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, और उसके लिए जितने मेजर्स उठाए जाने हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको कोर जो फोकस है वो अपना एक्सपोर्ट पे रखना पड़ेगा, और अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ा पाते हैं और वहां पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और वहां पर उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम्स लाई जाती है, तो वो ज्यादा एक तरह से सस्टेनेबल जो है वो CAD को कम करने का उपाय होगा। लेकिन बाकी जो उपाय है वो शॉर्ट टर्म मेजर हो सकते हैं, टाइम जो है वो बाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है उनका ज्यादा नहीं आएगा।
यहाँ पर आईआईपी के आंकड़ों पर लौटते हैं और कुछ हद तक उसके बाद इन्फ्लेशन पर भी बात करेंगे सिद्धार्थ, लेकिन आईआईपी की बात करते हुए यहाँ पर किस तरह के कदमों की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है एक स्लंप आ गया और जैसे आपने कहा ये आंकड़े चौंकाने वाली इस हद तक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कारों की बिक्री से किस तरह का हाल है, कई सारे इंडेक्सेस जो आ रहे हैं बता रहे हैं कि किस तरह का हाल है। यहाँ पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को? आई थिंक जो गवर्नमेंट का बेसिक एक स्टांस रहना चाहिए, जैसा कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स पे डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। एक्सपोर्ट्स पे फोकस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन आरबीआई डेफिनेटली अपना स्टांस रखा हुआ है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। रूपी की स्टेबिलिटी डेफिनेटली आरबीआई भी उस पर फोकस कर रहा है कि रूपी स्टेबल रहे। तो आई थिंक ये सारे ओवरऑल सारे मेजर्स जब एक साथ चलेंगे तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। आई थिंक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ने लगती है। अभी सेंटिमेंट भी वीक है, तो ग्रेजुअली एज गोइंग फॉरवर्ड अगर सेंटिमेंट कंज्यूमर का इंप्रूव होता है तो आप देखेंगे कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने से डेफिनेटली इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा रिवाइवल होने लगेगा। तो आई थिंक एक ओवरऑल सेंटिमेंट क्रिएट करना है इस टाइम गवर्नमेंट को कि हाँ हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, एंड उससे गोइंग फॉरवर्ड आईआईपी अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर शर्मा साहब, सरकार का सारा ध्यान या काफी सारा ध्यान इस पर है कि सोने की खपत को कम किया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, इस पर सारा दाव लगाया जा रहा है, ऐसा नजर आता है। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्योंकि ये सोचना या समझना कि सीएडी की सारी तकलीफें सोने के इंपोर्ट की वजह से और उसी पर सारा ध्यान, ये एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, गोल्ड का इंपोर्ट कम हो और कम किया जा सके तो वो बहुत एक अच्छी चीज होगी और वो करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से वो कम होगा मेरे ख्याल से वो मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और भी तरीके अपनाने चाहिए जिससे जो इंडिया में गोल्ड ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी रीसाइक्लिंग को जो है बूस्ट मिले। अगर रीसाइक्लिंग ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है या तो अपने घर में पड़े हुए सोने को वापस नए जेवर बनाने के लिए काम में लें, नया खरीदने से बचें, और लोग जो है सोने में एज ए एसेट क्लास के रूप में इन्वेस्टमेंट करने से बचे हैं, उसमें उसको डिस्करेज किया जाए। तो इन चीजों को किया जाए तो मेरे ख्याल से वो है ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना मेरे ख्याल से उपाय नहीं है। जितने भी तरह के उपाय हों, जैसे सोने के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पूरा खत्म कर दो, आप रिसाइकलिंग को बूस्ट दो, रिसाइकलिंग करने के ऊपर जिस तरह भी उनको रिसाइकल करके अगर सोने से आप कुछ भी जेवर वगैरह बनाते हो वो यार उसको जेवर में कन्वर्ट करते हो, रेडीमेड जेवर लेते हो, पुराना जेवर देके तो उसके ऊपर वैट वगैरह लगता है, वो सब चीजें अगर कम की जाए या हटा दी जाए तो मेरे ख्याल से लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो नया सोना खरीदने के बजाय जो एग्जिस्टिंग घर में सोना पड़ा है या फैमिली का सोना पड़ा है उसको रिसाइकल करें अपने शादी ब्याह के लिए जो सोने जेवर खरीदते हैं उसके लिए। तो इस तरह की बाकी चीजें हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, तो वो एक तरह से जो है वो सोने के इंपोर्ट को कम करने में सहायक होगा। ये तो बात सिर्फ सोने के इंपोर्ट की, लेकिन सिद्धार्थ इस वक्त आपको लगता है एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है? एक तरफ सरकार विदेशी निवेशकों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है नियमों में ढील देके या क्लैरिटी लाकर, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करने के लिए भी कोशिशें हो रही है, रुपए को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ जाए हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, यहां पर आपको लगता है कि सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे तुरंत ही? देखिए, जो सरकार कदम उठा रही है वो एक डायरेक्शनल मूव्स हैं, एक कॉन्फिडेंस को वापस से इंस्टिल करने के मूव्स हैं। गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाए आज उसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आईआईपी नंबर्स में या ग्रोथ रेट्स में कि आप देखेंगे कि अगले जो नंबर्स आ रहे हैं उसी में आईआईपी बहुत अच्छा हो गया है। तो गवर्नमेंट एक माहौल क्रिएट कर रही है ताकि इन्वेस्ट हो सके, पैसा आ सके, बाहर से पैसा आ सके, बाहर के इन्वेस्टर्स को ये लगे कि हाँ ये एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो गवर्नमेंट को सारे स्टेप्स साथ साथ लेने पड़ेंगे और आप देखेंगे ग्रेजुअली उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा आईआईपी नंबर्स में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले 6, 8, 10 महीने लग जाएं, 12 महीने लग जाएं कि आप आईआईपी के नंबर्स में रिवाइवल देखें, बट एक सेंटिमेंट, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है गवर्नमेंट के लिए। बिकॉज जब तक सेंटिमेंट अच्छा नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर का सेंटिमेंट अच्छा नहीं होगा, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक फॉरेनर्स के लिए इंडिया के प्रति एक अच्छा
फीलिंग नहीं होगी कि हाँ यहाँ पे मैं पैसा लगा सकता हूँ, 1 साल बाद 2 साल बाद मेरे को यहाँ ग्रोथ मिलेगी, तब तक वो भी पैसा नहीं लगाएंगे। तो आई थिंक एक सेंटिमेंट क्रिएशन बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट हो गया है गवर्नमेंट के लिए, और वो अपने जो स्टेप्स मेजर्स ले रही हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, और ज्यादा मेजर्स वो अनाउंस करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा एंड आई थिंक उससे बेनिफिट मिलेगा हमें लॉन्ग रन में। जी, यहाँ पर सेंटिमेंट को बदलने के लिए शायद और कोशिशों की जरूरत है। यहाँ पर हम थोड़ा फोकस करते हैं अब इन्फ्लेशन पर, क्योंकि ये भी नंबर्स आए हैं और इस पर मैं शर्मा साहब का एक व्यू चाहूंगी। यहाँ पर जो कंबाइंड फिगर्स आए हैं इस महीने के लिए, शर्मा साहब, सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट 9.64% बनाम 9.87% रही है। तो यहाँ इन्फ्लेशन में हल्की सी गिरावट, हल्का सा ईजिंग, हालांकि रुपए इस दौरान रनअवे रहा है, तो रुपए की तरफ से भी जो इम्पैक्ट आता है इंपोर्ट्स पर, वो भी इसमें गिना जाएगा। यहां पर थोड़ी सी राहत। जी हाँ, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में चूंकि फ्लैटिश आया है, थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है इन्फ्लेशन का रेट, तो वो एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन वहां भी वास्तव में जैसा आप कह रहे थे, मेजर जो इम्पैक्ट ग्लोबली जो कमोडिटी की प्राइसेस गिरी हैं, उसके कारण जो आना था वो नहीं आया, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो काफी वीक हो गया और उसके चलते इंपोर्ट अभी भी महंगे बने हुए हैं। अगर रुपया हमारा स्टेबल भी रहता तो शायद जो है इस इन्फ्लेशन के अंदर और कमी आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि अभी मानसून जो है करंट ईयर में काफी अच्छा चल रहा है और अभी तक के अनुमान के हिसाब से 20% से ज्यादा जो है वो सरप्लस मानसून चल रहा है करीब करीब सारे रीजन्स में, अक्रॉस दी रीजन्स में, जो मेट्रोलॉजिकल रीजन है उसमें। तो वो एक तरह से इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में जो एग्री प्रोडक्ट्स की प्राइसेज हैं वो कम से कम जो है वो सॉफ्ट रहेंगी और उसके अंदर कोई जो है बढ़ोतरी नहीं होगी। तो उसके चलते फूड इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट हो सकता है, कम हो सकता है, और उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो भी कम हो सकता है, और ये एक अच्छी बात हो सकती है। जी, यहाँ पर पी चिदम्बरम के कुछ और बयान भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इन्फ्लोज होंगे, फॉरेन इन्फ्लोज होंगे, वो करंट अकाउंट की गैप को, करंट अकाउंट डेफिसिट को फंड करने के लिए काफी होने चाहिए, ऐसा उन्होंने एक अनुमान दिया है, उनकी उम्मीद जताई हुई है। सिद्धार्थ, अंत में ये भी आपको बता दें कि मई के जो आंकड़े थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, वो रिवाइज हो गए 1.6% से 2.8%, यानी डाउनवर्ड रिवाइज हुए हैं। लेकिन सिद्धार्थ, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपका आउटलुक क्या है जो वित्तीय वर्ष है, रिमेनिंग वित्तीय वर्ष के लिए, बाकी 3 क्वार्टर्स के लिए किस तरह का आउटलुक है? क्या हालात को आप बदलते देख रहे हैं? नहीं, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मैं नहीं लगता कि कोई सब्सटैंशियल इंपैक्ट आएगा आईआईपी नंबर्स में। नेगेटिव बायस ही रहना चाहिए। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है वो भी मैं समझता हूं काफी स्टिकी रहेगा। मॉनसून अच्छा रहा है, डेफिनेटली उसका हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट जो आप लोअर नंबर्स देख रहे हैं इन्फ्लेशन के, थोड़ा सा हायर बेस इफेक्ट की वजह से भी देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड वो बेस इफेक्ट भी आपका खत्म होने लगेगा, तो आई थिंक इन्फ्लेशन भी काफी स्टिकी रहेगा 9.5% की रेंज में, और आईआईपी नंबर्स भी कंटिन्यू करने चाहिए नेगेटिव रीजन में। जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट्स का सवाल है, आई थिंक अगर गवर्नमेंट सेंटीमेंट को बेटर कर पाती है तो आई एम श्योर करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना पॉसिबल हो जाएगा और रुपये काफी हद तक स्टेबल हो जाना चाहिए। जी, लेकिन वहां पर तकलीफें शायद खत्म नहीं होती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिद्धार्थ शंकर और डीडी शर्मा, यहां पर बताते हुए कि आईआईपी आंकड़े चिंताजनक जरूर है। 2.2% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में इस महीने। यहां पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन लौटेंगे ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।